Welcome students, this is your class of 10+1. तो 10+1 में ना केमिस्ट्री में आपके पास as you don't have the books right now I think, तो जो चैप्टर्स आपके पास जो आएंगे ना, तो these chapters are basic concepts of chemistry, atomic structure, classification and periodic properties. ये सारे आपके चैप्टर्स 9th-10th में कहीं ना कहीं चैप्टर्स आपने पढ़े होते हैं. तो चैप्टर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, पार्शियल ऑफ इक्विलिब्रियम शायद आप कहीं 9th-10th में पढ़ते हो. रिडॉक्स इसमें बैलेंसिंग करते थे आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंसेप्ट है कहीं पे. ये तीन चैप्टर्स आपके पास हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये जो ऊपर वाले चैप्टर्स हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स, ये चार चैप्टर्स आपके टिपिकल आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट. तो केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेज आ गई, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और ये जो दो चैप्टर्स हैं नीचे वाले चैप्टर के नाम आप देख लो एक बार ध्यान से. बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स. ये आपके पास बनता है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री आपके पास तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. तो ये चैप्टर जो आपके पास आएंगे दोनों, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसे भी आप इनऑर्गेनिक का ही पार्ट ले सकते हैं. तो पहला चैप्टर जो होगा दैट विल बी बेसिक्स. तो केमिस्ट्री इसके बिना शुरू नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं इसको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. दो बार चैप्टर आएगा बेसिक्स का, एक बार सिंपल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ चैप्टर आपके पास आएगा एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, जिसे आप क्या बोलते थे, हाइड्रोकार्बन्स. तो सिलेबस आपके पास मेंशन है, ये कितने कितने मार्क्स है चैप्टर के, ये थोड़ा सा आपको आइडिया चलो ले सकते हो. तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ना मैं दो वीडियोस बनाऊंगा. फर्स्ट वीडियो में आपके पास डिस्कस किया जाएगा व्हाट इज मैटर, केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या आएगी, यूनिट्स किसे बोलते हैं. दो तरह के यूनिट्स आएंगे, एसआई और डिराइव्ड, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, और चैप्टर का स्टार्ट कहां से होगा, चैप्टर का स्टार्ट होगा हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जब चैप्टर का हम स्टार्ट लेते हैं ना, तो स्टार्ट हम करते हैं इस टॉपिक से विच इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये वीडियो हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर कंसर्न होगी. तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पहला पार्ट जो हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करने लगे हैं, तो इट्स माय गुड एडवाइस टू यू कि आप एक कॉपी और पेन अपने पास जरूर रख लो. माई सेल्फ इज रवि शर्मा. तो यू मस्ट बी, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, इसलिए आपको टीचर के साथ फेमिलियर होना जरूर पड़ेगा थोड़ा सा. तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं, व्हाट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो चैप्टर के जो पहले पार्ट है उसके लिए वीडियो आपके पास अलग आएगा. तो इस वीडियो में सिर्फ आपके पास चैप्टर की स्टार्ट आएगी, व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसके आगे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे. तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जब रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. अब रिएक्टेंट्स ने जब प्रोडक्ट्स बनाना है तो इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ही होगा. तो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तो कोई भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को कुछ रूल्स होंगे जो गवर्न करेंगे. तो व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सम लॉज. लॉज का मतलब हो गया दीज आर सम जनरलाइजेशंस. व्हाट आर लॉज, लॉज को क्या बोलते हो, दीज आर सम जनरलाइजेशंस व्हिच गवर्न और कंट्रोल ए केमिकल रिएक्शन. जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दें कि लॉज हम बोलते किसे हैं. लॉज है कुछ जनरलाइजेशंस which govern or control a chemical reaction when reactants react to form the products. When reactants react to form the products. तो किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है तो कुछ रूल्स होंगे एक केमिकल रिएक्शन को जो कंट्रोल करते हैं. These rules, these generalizations which control a chemical reaction, they are basically called laws of chemical combination. तो
चैप्टर के स्टार्ट से पहले ना एक वर्ड आता है लॉ और एक बनता है वर्ड हाइपोथेसिस। अब ये लॉ और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है? दोनों चीजें बेसिकली क्या है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलता हूं, एनी स्टेटमेंट, मैंने कोई स्टेटमेंट दी बट विच इज नॉट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, विच इज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड और वेरीफाइड। मैंने कोई स्टेटमेंट बोली बट मैं उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको प्रूव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो हाइपोथेसिस ही रहेगा। अब वो लॉ नहीं बना। लॉ कब बनेगा? जब किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया जाए विच हैज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। जब मैं किसी एक्सपेरिमेंट से अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पाऊं तो दैट बेसिकली बिकम्स ए लॉ। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या आया कि किसी केमिकल रिएक्शन में व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो जो हम उस रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो जो स्टेटमेंट्स हम देंगे उन स्टेटमेंट्स की कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए। तो लॉ इज एनी स्टेटमेंट विच हैज सम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नहीं तो अगर मैं उसको स्टेटमेंट बोलूं बट उसको वेरीफाई ना कर पाऊं तो वो लॉ नहीं बना, वो क्या बन गया? हाइपोथेसिस। इसका मतलब स्टार्टिंग में तो हम स्टेटमेंट ही बोलेंगे ना, अगर मैं उसका प्रूफ कर पाया तो हाइपोथेसिस से क्या बनते हैं? लॉज बनते हैं, प्रोवाइडेड हम उसको क्या करें? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें। तो लॉज के आगे लॉज आर द generalizations which govern a chemical reaction or which control a chemical reaction when reactant reacts to form the products। तो ये लॉज है कितने? बेसिकली देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अपने पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट्स जो हम एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर पाएंगे वो क्या बन जाएंगे? लॉज। तो कितने तरह के लॉज आपके पास पॉसिबल हैं? तो देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉज आपने स्टडी करे होंगे। सबसे पहले आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट लॉ बन गया। सेकंड आपके पास बना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ये कहीं ना कहीं आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। तो लॉज कितने तरह के बन रहे हैं आपके पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ बनेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ reciprocal proportions, and fifth will be law of gaseous volumes, or it is called Gay-Lussac's law। तो 5 लॉज आपको स्टडी करने हैं। तो पहले 4 लॉज जो है ना, these are the laws which govern, which are concerned with weight। और जो लास्ट वाला लॉ है, this is a law which is in terms of volume। तो बेसिकली इस बोर्ड में क्या लिखा गया है? तो चैप्टर का जो स्टार्ट हमने किया था ना, चैप्टर का स्टार्ट हमने किया किस टॉपिक से कि व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी मैटर रिएक्टेंट्स की फॉर्म में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो एक केमिकल रिएक्शन बनेगा। उस केमिकल रिएक्शन में देयर आर सम रूल्स और जनरलाइजेशंस जो उस रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। These rules or generalizations which control a chemical reaction, they are basically nothing but they are called law। तो law is any statement which is having some experimental verification। अगर मैं किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पाया एक्सपेरिमेंटली तब वो लॉ बनेगा। अगर मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाया तो वो क्या बन जाएगा? दैट इज ए हाइपोथेसिस। तो कितने लॉज बन गए आपके पास? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ definite proportions, law of multiple proportions, reciprocal proportions and law of combining volumes या gaseous volume जिसे बोलते हो आप Gay-Lussac's law। तो फर्स्ट आ गया आपके पास law of conservation of mass, law of conservation of mass।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? दिस लॉ वाज गिवन बाय लैवोजियर। तो लैवोजियर वाज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहली बार ये लॉ स्टेट किया। तो इस लॉ की डेफिनेशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, mass of reactants before the reaction is equal to mass of the products formed after the reaction. Mass of the products formed after the reaction. तो किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन में मास क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो मास कंजर्व्ड रहेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ indestructibility. This is also called law of indestructibility of matter. तो इसका मतलब मैटर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। दैट मीन्स मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Matter can neither be created nor destroyed during a physical process. Physical process का मतलब physical state change हो. Water changes to vapors. Ice changes to water during a physical process or a chemical reaction. तो इसका मतलब लॉ की डेफिनेशन तो देखो सिंपल ही आ गई। क्या डेफिनेशन बन गई कि किसी भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना किसका मास होगा? प्रोडक्ट्स का। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो मास को कंजर्व्ड, इसका मतलब मास हम बना सकते हैं ना। दैट इज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मैटर को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पहले कहा गया कि कोई भी स्टेटमेंट लॉ कब बनेगी? अगर मैं उसका क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दूंगा। तो इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया? तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहां से बनी? तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट्स के मास के बराबर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब किसी रिएक्शन में मास क्या होगा? कंजर्व्ड रहेगा। मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? आंसर इज नो। तो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब मैटर को हम क्रिएट भी कर नहीं सकते, मैटर को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। देयरफॉर ड्यूरिंग ए फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन मैटर को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ये मेरी स्टेटमेंट है। तो क्या मैं इस स्टेटमेंट का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दूंगा? तो अगर मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया तो ये हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी? अब ये लॉ बन जाएगा। तो इसको सबसे पहली बार किसने वेरीफाई किया? इसको वेरीफाई किया साइंटिस्ट वाज लैंडोल्ट। तो लैंडोल्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से वो कह रहा है कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जनरली कोई भी रिएक्शन लो, सपोज लैंडोल्ट्स ने क्या किया? ही टुक ए एच शेप ट्यूब, जिसे उसने क्या बोल दिया? लैंडोल्ट्स ट्यूब। तो एक एच शेप ट्यूब ली जिसका उसने वेट लिया बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो इस लैंडोल्ट्स ट्यूब विच इज ए एच शेप ट्यूब, दिस इज ए लैंडोल्ट्स ट्यूब विच इज ए एच शेप ट्यूब। शेप किसी और तरह से बना सकते थे। तो इस ट्यूब में उसने डाल दिए
इनिशियल वेट इसका करके उसने क्या डाल दिया इसके अंदर, रिएक्टेंट्स डाल दिए और वेट नोट किया। तो रिएक्टेंट्स कौन से डाल दिए, एक तरफ उसने डाल दिया NaCl और एक तरफ क्या डाल दिया AgNO। तो NaCl AgNO3 एक आयनिक रिएक्शन होगा। तो जब इसको मिक्स किया गया, ऑन मिक्सिंग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बने। तो प्रेसिपिटेट्स किस चीज के बने, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने AgCl के, और साथ में जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, NaNO3। इसका मतलब इसका जो वेट था, तो वेट ऑफ ट्यूब, इसका इनिशियल वेट ले लूं, तो इसका इनिशियल वेट मैंने ले लिया सपोज x, एक्सपेरिमेंट के बाद इसका जो फाइनल वेट था वो ले लिया गया, दैट इज y। तो लैंडोल्ट्स ने क्या चेक किया कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वेट